कल हम लोग ने देख लिया था सीआरपीसी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल। ये थोड़ा सा ही है, समझने की बात है, एक बार समझ आ गया तब ठीक है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो देखो मैंने कल भी बताया था कि सीआरपीसी एक क्या है, कोड है, ना कि ये एक एक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखो ये खुद बोल रहा है, ये एक्ट क्या कहलाता है, ये एक्ट कोड कहलाता है, ना कि ये एक्ट कहलाता है। बेसिकली से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सीआरपीसी कोड है कि ये एक्ट है। बहुत लोग एक्साइटेड होकर बोल देते हैं नहीं ये एक्ट है, पर ये कोड है। ठीक है, बेसिक सा है, पूछ लेते हैं, मोस्टली सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक और बात, 1973 में ये बना था, 1974 में ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अब क्लॉज 2 इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरी इंडिया में अप्लाई होती है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, पर अब वहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड देख लो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयर शॉल नॉट अप्लाई। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीआरपीसी के सिर्फ ये 3 चैप्टर अप्लाई होते हैं, ना कि पूरी सीआरपीसी। वो जगह कौन सी है, वो जगह है टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, टू द ट्राइबल एरिया। जो हमारा नागालैंड है, जो हमारा ट्राइबल एरिया मतलब आदिवासी क्षेत्र, इन दोनों जगहों पे सिर्फ सीआरपीसी के ये 3 चैप्टर अप्लाई होते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके खुद के सिंपल रूल हैं और हमारी सीआरपीसी थोड़ी सी एडवांस लॉ प्रोवाइड करती है, पर वो अपने सिंपल रूल में, उनके जो सिंपल लॉ हैं उन्हीं में वो लोग खुश हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक और ये चीज़ कि सीआरपीसी ना प्रोसीजर लॉ है, इसमें सब्सटेंटिव लॉ होता है, इसमें प्रोसीड्यूरल लॉ होता है। ठीक है, प्रोसीजर लॉ होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है, मत भूलना। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द प्रोसीजर लॉ और लॉ आर यूजली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। किसमें मैंने बताया था, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी एंड इन्फोर्स बाई लॉ। ये हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ है वो डिफाइन करता है राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी, इन्फोर्स बाई लॉ। सिंपल बोला जाए तो ये बताता है कि हमारे राइट हैं। ठीक है, हमारे राइट कहाँ पर हैं और कहाँ पर हैं, और मतलब ये रेमेडी देता है। ठीक है, पर हमारा जो प्रोसीजर लॉ है वो बताता है कि राइट को कैसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें बता देता है कि राइट को हम, ये हमें राइट तो बता देगा। ठीक है, कि राइट को क्लेम कर सकते हैं, पर हमारा प्रोसीजर लॉ बताता है कि राइट को कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो बताता है कि क्लेम कर सकते हैं, ये बताता है कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होगा, सब्सटेंटिव लॉ भी यही होता है और प्रोसीजर लॉ वैसे मोस्टली पूछ लेता है थोड़े में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन सेक्शन 2। इन दिस कोड अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, तो बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, कॉग्निजिबल ऑफेंस, कंप्लेंट। यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो बेलेबल ऑफेंस लिखा है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन है ये क्लॉज ए में ही आएगा। अगर आपसे पूछेगा बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो डिफरेंस पूछ लेता है, जैसे कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो अब बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस है, सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर होता है, अक्यूज्ड होता है, ठीक है, उसके पास राइट होता है कि वो बेल ले सके। पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है कि वो राइट ले सके। ये मोर देन 3, ये जो हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ये मोर देन 3 ईयर का होता है, पर बेलेबल ऑफेंस होता है लेस देन 3 ईयर का होता है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस वेरी ग्रेव नेचर के होते हैं और बेलेबल ऑफेंस लेस देन ग्रेव नेचर के होते हैं। मतलब कि बेलेबल ऑफेंस में हमारा आ जाएगा थेफ्ट, आ जाएगा हमारा चीटिंग, आ जाएगा इस तरह के ऑफेंस जो करता है उसको बेल मिल जाती है, पर जो रेप करता है, जो मर्डर करता है, उसको बेल नहीं मिलता है। ठीक है, वो मतलब कोर्ट के ट्रायल चलेगा, फिर कोर्ट बेल देगी कि नहीं देगी, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। पर इसमें देखो ये भी बताया गया, फर्स्ट शेड्यूल, जितने ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है सिर्फ उतने ही ऑफेंस में बेल मिलेगी और बाकी में बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, और बेलेबल ऑफेंस को जमानतीय अपराध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमानतीय अपराध। और नॉन बेलेबल ऑफेंस को गैर जमानतीय अपराध बोला जाता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस की एक और बात, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो अक्यूज जो क्राइम करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। ठीक है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है।
पर इसमें बेलेबल ऑफेंस में कुछ ऐसा नहीं हो, बल्कि बेलेबल ऑफेंस में तो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है उनको, जो हमारा आर्टिकल 19 और 2021 में है। क्या है उसमें? उसमें यह है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके पास राइट होता है कि वो अपनी बेल खुद ले सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चार्ज में आ जाते हैं। बी में बताया चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड ऑफ देन चार्ज। देखो ये मुझे सीधे यही बता रहा है कि जैसे कि ए बी के घर गया, ए ने उसके घर में चोरी कर लिया, ठीक है, ए ने उसको हर्ट किया, तो उसने 2 क्राइम किया। क्या क्या किया? उसने चोरी की, उसने थेफ्ट किया, ठीक है, उसने हर्ट किया। तो अब इन दोनों का जो है, इन दोनों का मिलके एक हेड ऑफ द चार्ज बनेगा। क्या बनेगा? हेड ऑफ द चार्ज बनेगा। तो उसको देखो क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफ द चार्ज व्हेन मोर हेड देन वन। ठीक है, तो मतलब उस चार्ज का भी चार्ज लगेगा। आप जितना भी काम करते जाएं, आप अगर गए किसी के वहाँ तो उसको यहाँ आपने चोरी कर लिया, उसको आपने थप्पड़ मार दिया, फिर आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको मतलब आपने उसके साथ मर्डर कर दिया, तो ये सब चार्ज ही तो है ना। ये सब चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, आप जितना करोगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं सब चार्ज की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए किसी के वहाँ जाओ तो शांति से बैठो, ज़्यादा कूदो फूदो नहीं। अब कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस देख लो, ये बहुत सिंपल है, कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 का क्लॉज 3। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, जो पुलिस होती है ना, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के, अगर उसने कोई ग्रेव नेचर का क्राइम किया हो, लाइक जैसे कि उसने रेप किया है, मर्डर किया है, तो पुलिस अब इंतज़ार नहीं करेगी कि हमारे पास ऑर्डर आए हम तब अरेस्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुरंत अरेस्ट कर लेगी, बिना अथॉरिटी के वो अरेस्ट कर सकती है। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लेस देन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस वेरी मतलब ग्रेव नेचर्स के क्राइम होते हैं, मैंने बताया ना, रेप होता है, मर्डर होता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस वही जैसे कि थेफ्ट हो गया, चीटिंग हो गया, इस तरह के हो गए, और पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि जब तक वारंट नहीं आ जाता है तब तक वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो जो उसने क्राइम किया, इसने गिरफ्तार किया, ये वारंट का इंतज़ार नहीं करता। सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब कंप्लेंट मीन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट। ये बता रहा है कि जो कंप्लेंट हम लोग मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, कैसे? ओरली दे सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं, विद द व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। उसके अगेंस्ट दे सकते हैं, जिस पर्सन ने क्राइम किया हो, हम उसे जानते हो या ना जानते हो, पर हम लोग उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। दैट पर्सन वेदर नो अननोन हैज़ कमिटेड ऑफेंस बट डोज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। लेकिन वो एक पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन हम लोग अगर किसी को कंप्लेंट करते हैं किसी की, तो मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, थैंक यू।